आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री लेंगे, जो हमारे CUET एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी में से MCQs क्वेश्चन आएंगे। जब तक हम चैप्टर को रीड नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे से उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हमारे CUET एग्ज़ाम में NCERT को ही माना गया है और NCERT में से ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना और इसी में से निकालेंगे अपने MCQs। हमारे चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाई मुहर, संभवतः हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें क्या लिखा है? हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मुहर है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये मुहरें किससे बनी हैं? ये मुहरें बनी हैं सेलखड़ी नामक पत्थर से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं वो किससे बनी है? वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो हड़प्पा सभ्यता पे जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उस समय के विषय में हमें कैसे जानकारी? तो आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों से हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और उन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे और हो सकता है कि हमेशा ही रहें। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ ऑप्शन में रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कलाखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट वस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। अब क्या पूछा? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर, फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की ईंटें मिली? कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और अन्य क्वेश्चन। तो आपका क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा पकी हुई ईंटें। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू और बलूचिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्रों में मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। और ये वस्तुएं हमें कहाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें मिली वह हमें कहाँ से मिली है? तो वे हमें मिली हैं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात
जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम से किया गया है। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईस्वी के बीच किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो कब किया गया है? इसका निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद की भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी कुछ सभ्यताएं अस्तित्व में थी। जो पहले सभ्यता थी उसको आरंभिक, और जो हड़प्पा सभ्यता के बाद थी उसे परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें जो है कभी कभी आरंभिक और परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता में से जो सबसे अधिक विकसित हड़प्पा थी उसको क्या कहा जाता है? इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये देखिए, मन के बाट और फलक, ये सारी किस चीज़ के फिगर हैं? मन के बाट और फलक। एक बार आप इसको देख लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन आप और देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में से कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन बना के, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से चैप्टर को, एक एक चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि क्लास 12 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपके डोमेन में। मन के बाट और फलक। आइए अब हम देखते हैं इसमें क्या है। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी आप देखते हो अंग्रेजी किसी भी डेट के आगे बीसी लिखा होता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों में एडी, इंग्लिश में एडी लिखा होता है, हिंदी में ईस्वी लिख पाते हैं, एनो डोमिनी। अब इसको याद कर लीजिए, एडी का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल एडी की जगह ईसी और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई अक्षरों को फुल फॉर्म में कॉमन एरा, बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अब हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए और ईस्वी पूर्व सीई के लिए ईस्वी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैलियों से संबद्ध थीं तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर होती थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। ये संस्कृतियाँ अपनी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके पहले की सभ्यता थी, वो किससे प्रसिद्ध थे? तो ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैलियों से संबद्ध थी। निर्वाह के तरीके। आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा। ये मानचित्र 1 है।
विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व इनके जीवन निर्वाह के तरीके समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनसे मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज में पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से जो अनाज मिले उसमें क्या हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। अब ये क्वेश्चन बना सकते क्या हड़प्पा सभ्यता में तिल अनाज में थे, ये आप देख लीजिएगा। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए, और ये क्वेश्चन भी ये तो लग रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल हैं। प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे बराह, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। जंगली प्रजातियों जैसे बराह, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। अब हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेट समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। कृषि प्रौद्योगिकी, ये हमारा हुआ निर्वाह के तरीके, और हम कृषि प्रौद्योगिकी पर चलते हैं। हालांकि अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए लेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ पर इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों तथा बनावली, हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। अब ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कंपटीशन में कि तो हल के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं? साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों तथा बनावली का हरियाणा में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत आया है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा, राजस्थान। जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबद्ध है। अब ये बनावली कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। और इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों कालीबंगा का है राजस्थान में।
नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा शस्त्रों संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अब ये क्वेश्चन, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। जो हड़प्पा इसके अतिरिक्त पुरातत्व कालीबंगा स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य में जो हड़प्पा सभ्यता संबद्ध इस खेत में हल रेखाओं के एक दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, तो इसमें जो है रेखाओं का समूह किस पर काटता, समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविद ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथियारों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे? या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सेतुरघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। और जो हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान में सेतुरघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। सेतुरघई नामक हड़प्पा स्थलों से नहरों के अवशेष मिले, परंतु पंजाब सिंध में नहीं मिले। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले से ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता है। तो धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा हमारा इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता है। और जो यहाँ जलाशय मिला है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र और उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा सकते हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की चक्कियाँ मिली? तो अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूल, कठोर, कंकड़ीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थीं और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमाकर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिलती हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो जाता था, और दूसरी ओर जिनका प्रयोग संभवतः केवल
सालन तथा तरी बनाने के लिए जड़ी बूटी और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने एक ही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सवेल्सन एंड मोहनजोदड़ो 1973 पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तु किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यानी हड़प्पा समय में शहरों का विकास हो चुका था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था और जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा था, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरों का विकास था वो दो था, एक ऊंचाई पर और एक नीचे। पुरातत्वविदों ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। जो यानी कि दुर्ग था जो ऊंचाई पर बना था, उसको दीवार से घेरा गया था। क्यों घेरा गया था? जो निचले शहर से उसको अलग करने के लिए घेरा गया था। अब इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि घेराव दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि यानी कि निचले शहर और ऊंचे शहर को अलग करने के लिए दीवार से घेरा गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों से बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके बाद क्रियान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और दुगनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्राचीन स्तर ले गई की गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल की पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल में कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। यानी जो हड़प्पा था वो किनके बीच शहरें बनाई, सड़कें बनाई, लाहौर और मुल्तान के बीच जो रेल पटरियां बिछाई जा रही थी उनमें उन ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिससे वह नष्ट हो गया था हड़प्पा। नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से
एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? उसकी जल निकास प्रणाली। यदि आप निचले शहरों के नक्शों को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें और नालियाँ थी वह किस पद्धति में बनाई गई थी? वो ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इसमें सड़कों और नालियाँ एक दूसरे को किस पर काटती थी? एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों और नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को दिखाया गया है। दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऊंचा भाग था वह क्या पश्चिम में था कि पूरब में था? तो ऊंचा भाग पश्चिमी तथा एक छोटा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग, जो बड़ा भाग था वह निचला था, वह पूर्वी भाग था। पर इस नियोजन की विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात में है। जैसे स्थलों में पूरी बस्ती किलेबंद थी। यानी कि धौलावीरा और लोथल में जो था पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यानी धौलावीरा और लोथल में सारी बस्तियां ही ऊंची थी। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वह के आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय भवनों का उदाहरण मोहनजोदड़ो का कौन प्रस्तुत करता है? निचला शहर प्रस्तुत करता है। निचला शहर प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई जैसे कई गतिविधियों का केंद्र था। तो आंगन किन गतिविधियों का केंद्र था? आंगन खाना पकाने कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर पर ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। यानी हर घर में फर्श से बना अपना स्नानागार कहाँ होता था? मोहनजोदड़ो में, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं। यानी उस समय जो है कुछ घरों में दूसरे तल यानी सेकंड, जैसे हम लोग सेकंड फ्लोर कहते हैं, तल पर दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियाँ के अवशेष भी मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। यानी कई घरों में कुएं बनाए गए थे लेकिन वो किसी कक्ष में बनाए गए थे और वो ऐसे बनाए गए थे कि बाहर से कोई उसमें सीधे आ सकता था, जैसे बाहर से आया जा सकता था
और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। वह मुख्यतः राहगीरों के लिए बनाई गई थी। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? लगभग 700 थी। तो आंगन की विशेषता हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में मिलती है? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिलती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। Thank you for watching this video. This is a part 1 on the chapter, and part 2 will be a next video, which will be uploaded few days. So, please, don't forget